हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज़ जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी। इसमें हमने 2 पार्ट्स किए हैं। एक में हम इसके नोट्स डिस्कस करते हैं और एक में हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। नोट से आपको समझ आता है कि क्या क्या चीज़ है इस चैप्टर में, और फिर एमसीक्यू से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप कितने आपको टॉपिक समझ आया। तो स्टूडेंट्स, यदि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, तो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पता लगता है कि आपको टॉपिक कितना अंडरस्टैंड है। हम क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, और जब एग्ज़ाम आता है तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है हमने पढ़ा तो था, आता नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। तो छोटा टॉपिक करो, बट क्या करो, उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। अब सोचोगे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चन अगर बुकलेट में है तो अच्छा है, नहीं है तो गूगल पे जाके आप टॉपिक का नाम सर्च कर लीजिएगा और वहाँ से आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इट्स मीन आपको टॉपिक क्लियर है। नहीं है तो इट्स मीन थोड़ी और तैयारी कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा पढ़िए बट अच्छे से पढ़िए कि उसमें से कुछ आए वो छूटे ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सीरीज़ तो स्टार्ट की है, ये यूज़फुल है। जो भी एचपीटैट, सीटैट, कमीशन और कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि जनरल साइंस आती है, उन सब के लिए ये सीरीज़ यूज़फुल होने वाली है, मेडिकल के हों या नॉन मेडिकल के, क्योंकि केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट पूरे सेक्शन हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। 6 एंड 7 की हमने कंप्लीट डिस्कशन कर ली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने उसके एमसीक्यू भी डिस्कस किए हैं, नोट्स भी डिस्कस कर लिए हैं। 8th क्लास की बारी आई तो उसमें हमने बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सेक्शन कर लिया है, फिर फिजिक्स सेक्शन के हमने नोट्स कर लिए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स सेक्शन के एमसीक्यू। अब एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए, एमसीक्यू, अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इट डज नॉट मीन कि एक क्वेश्चन आपका ठीक हो रहा है। उसका मतलब आपको ये पता लग रहा है एक तो कि आपको 3 ऑप्शन नहीं है, और 3 ऑप्शन का आंसर क्या है करेक्ट वो भी मैं बताऊंगी। और इस सीरीज़ में मैंने पिक्चर्स भी ऐड किए हैं। हर जो एमसीक्यू है जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे पिक्चर ऐड की है, ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। वहाँ पे आपको ऐसा ना लगे कि आप समझ नहीं पा रहे हो कैसे रिलेटेड है, तो उसमें पिक्चर्स ऐड की हैं ताकि आपको चीज़ों को समझ आ सके। और जो भी ये सीरीज़ है उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक नहीं ओपन होता तो आप मुझे क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी सेम नेम से है, वहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी और साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं फिजिक्स सेक्शन। तो देखिए, फिजिक्स सेक्शन में चैप्टर आते हैं फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, लाइट। अब जो लाइट वाला चैप्टर है, इसका आधा सेक्शन क्या होता है, फिजिक्स में आता है, और इसमें साथ में आई भी जुड़ी है, तो वो क्या होती है आपकी दूसरे सेक्शन में भी आ जाती है, बायो सेक्शन में भी। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन आते हैं जो सब में आते हैं, तो यहाँ पे हम लाइट का कंप्लीट ही कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस नोन एज, क्या बोलेंगे, देखो प्रेशर है, ठीक है, एक्सर्ट हो रहा है हमारी चारों ओर, मतलब एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट उसको बोलेंगे हम एटमॉस्फेयर, उसे क्या बोला जाएगा, तो उसे बोला जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र कैसे किया जाता है, इसको मेज़र किया जाता है बैरोमीटर से। किससे, बैरोमीटर से। अगर बैरोमीटर की वैल्यू, देखो यहाँ पे मार्क लगा है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर नॉर्मल है, अगर डाउन जा रही है इट्स मीन तूफान आने का खतरा रहता है। तो ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक तो पता लगा डाउन हुई बैरोमीटर की वैल्यू तो तूफान आता है, बैरोमीटर से हम एयर प्रेशर मेजर करते हैं, एनवायरनमेंट में जो प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, उसे क्या बोलेंगे, देखो फोर्स है वो एरिया में एक्ट कर रही है, ठीक है, उससे क्या बोला जाएगा। देखो कोई भी चीज़ आपको मूव करनी है तो आप फोर्स लगाते हो, फोर्स में आप क्या अप्लाई करते हो, प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई किया तो फोर्स लगी तो उसके एरिया में चेंज हुआ, मतलब शेप चेंज होती है और वे बहुत चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया, फोर्स तो हुई, पर अब कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है जब आप टच नहीं करते, नॉट टच एनीवन, और कांटेक्ट फोर्स आती है जब आप टच करते हो चीज़ों को। ठीक है, उस टाइप की फोर्सेस को बोला जाएगा। तो प्रेशर आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, अभी किया कॉन्टैक्ट मतलब टच, ठीक है,
तो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में आती है ना, कॉन्टैक्ट करो उसको क्योंकि टच में रहो, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन सी आएगी देखिए। एक आती है आपकी ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स। इसमें से कौन सी कॉन्टैक्ट हो सकती है? इसमें आती हैं आपकी मस्कुलर फोर्स, तो ऑप्शन ए। पर जो बाकी 3 हैं ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। बट अब ये समझेंगे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है तो क्या क्या है ये। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब अराइज होती है जब आप चार्ज बॉडी, मतलब आप किसी चीज़ को रब करोगे उसमें चार्ज क्रिएट होता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के थ्रू जो फोर्स जनरेट होती है वो आएगी मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे चारों एनवायरनमेंट है, कोई चीज़ हम ऊपर फेंके नीचे आती है ग्रेविटी के थ्रू, तो वो आ गई आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। उसमें आप कोई फोर्स आपकी अपने टच तो नहीं यूज़ कर रहे ना, खुद हो रही है, तो वो आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फोर्स समझ आ गया, पर फोर्स क्या क्या कर सकती है? तो फोर्स मोशन भी चेंज कर सकती है, स्पीड भी चेंज कर सकती है, शेप भी चेंज कर सकती है। तो इट्स मीन ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज एक्सप्रेस बाय इट्स। स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स कैसे एक्सप्रेस की जाती है? वो की जाती है मैग्नीट्यूड से। ठीक है, मैग्नीट्यूड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, फ्रिक्शन विच टाइप ऑफ ए फोर्स। फ्रिक्शन किस टाइप की फोर्स है? अभी किया हमने 2 टाइप की फोर्स, कॉन्टैक्ट मतलब टच, नॉन कॉन्टैक्ट मतलब नॉन टच। जो नॉन कॉन्टैक्ट थी वो आ गई आपकी मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल। कॉन्टैक्ट में हमने किया था मस्कुलर फोर्स, एंड फ्रिक्शन भी आपका कॉन्टैक्ट फोर्स आती है, क्योंकि फ्रिक्शन, जैसे कि यहाँ पे कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगता है। तो कोई चीज़ चल रही है, कुछ टाइम बाद रुक जाएगी, रुकी हुई चीज़ को आप मूव कर सकते हो, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो फ्रिक्शन अच्छा भी है हमारे लिए और ख़राब भी है। क्योंकि ख़राब इसलिए है क्योंकि वो रिड्यूस कर देता है, ख़राब कर देता है चीज़ों को, और अच्छा इसलिए है हम स्टे कर लेते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम मोशन में हैं तो मोशन में ही चले रहेंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को रोकने के लिए फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन क्या है? फोर्स के अपोजिट लगता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयरिंग आउट अ बाइसाइकिल टायर। देखो, अभी क्या हमने बाइसाइकिल टायर एकदम आप ब्रेक लगाओगे एकदम रुक जाती है, किस टाइप की फोर्स होगी? उसमें होगी फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, कोई चलती चीज़ को रोकना, रुकती चीज़ को मूव करना, तो ये क्या है? अपोजिट फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स मसल्स के साथ लगती है, मसल का यूज होता है। मैग्नेट मतलब अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को, मैग्नेट मेटल की चीज़ों को। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब आप किसी चीज़ को रब करते हो तो उसमें जो फोर्स जनरेट होती है वो आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। लुब्रिकेंट एक सब्सटेंस है विच क्या करता है? वो इंक्रीज करेगा फ्रिक्शन को, आर यूज टू लाइट फायर, रिड्यूस फ्रिक्शन, आर यूज टू पुट आउट द फायर। देखिए, जो लुब्रिकेंट है इसमें आ जाएगी जैसे कि ऑयल। ठीक है, क्या क्या आ गए? ऑयल, ग्रीस, ठीक है, लिक्विड, जो क्या करेगा? चीज़ों को ईजी मूव करने के लिए करेगा हेल्प। तो क्या करेगा वो? रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन। रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन तो चीज़ें ईजिली मूव करेंगी, उसमें जो स्ट्रेंथ थी रोकने की पावर वो कम होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरेंज द गिवन बिलो द ड्यू टू रोलिंग, स्टार्टिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब कहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है? देखो, फ्रिक्शन पता है आपको। देखो, इस साइड को फ्रिक्शन लगा तो अपोजिट साइड को फोर्स होगी। ठीक है, अपोजिट होता है, वो भी 3 टाइप के होते हैं, रोलिंग, स्टार्टिंग, स्लाइडिंग। क्या डिफरेंस है? पिक्चर के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, ये पिक्चर है, स्लाइडिंग मतलब स्लाइड कर रहे हो आप चीज़ों को, तो इसमें आपकी स्ट्रेंथ कम लगेगी ना। स्टैटिक स्टेट है पूरा, उसको मूव करने में आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। रोल में तो आप थोड़ा सा मूव करोगे तो वो ज़्यादा मूव कर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फोर्स किस में आ जाएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है, फिर स्लाइडिंग है एंड रोलिंग। तो देखिए, ताकि चीज़ें ईजिली मूव कर जाएं इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो क्या आ जाएगा? देखो, स्टैटिक फर्स्ट, ठीक है, फिर आ गया आपका स्लाइडिंग, फिर आ गया आपका रोलिंग। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिर सोल ऑफ ए शूज बिकम प्लेन आफ्टर वियरिंग इट फॉर सेवरल मंथ। देखो, शूज का सोल क्या होता है? घस जाता है कुछ टाइम बाद, क्योंकि यूज़ करते हो आप। शूज़ क्यों फेंकते हो? ताकि वो घस गया, पहनने लायक नहीं बचा है। क्यों नहीं पहनने लायक बचा है? क्योंकि
किस रीज़न से वो ख़राब होता है? वेयरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, वेयरिंग आउट ड्यू टू नो फ्रिक्शन, सोल इज़ बैड क्वालिटी। बैड क्वालिटी का रीज़न हो सकता है, बट अब वो बैड क्वालिटी थी तब भी वो बिल्कुल ही नहीं बचा पहनने के लिए। किसकी वजह से? क्योंकि फ्रिक्शन लगा उसमें और फ्रिक्शन से वो ख़राब हो गया, तो वो आ जाएगा वियरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट बाय ए फ्लूइड। फ्लूइड में भी क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, ठीक है। तो फ्लूइड में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है तो उसे क्या बोला जाता है? अब देखो, फ्लूइड में आ गया आपका गैसेस भी आ गई एंड लिक्विड भी आ गया, ये दोनों आ गए। तो उनमें जो फोर्स एक्सर्ट होती है वो आती है ड्रैग, ठीक है। क्या आ गई? ड्रैग। अब देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन है, देखो बोट मूव कर रही है, फ्लाइंग कर रहे हैं बर्ड्स और एरोप्लेन, किसकी वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन सब जगह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड ट्रैवल नहीं करती किस में? देखिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। जब मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। तो वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मीडियम नहीं होता, ठीक है, कोई एयर नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा? साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखिए, सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल करती है, फिर लिक्विड, फिर गैसियस। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, अब आपको बेल है स्कूल की, वो बजानी है, तो आप आवाज़ दे के भी तो बोल सकते हो सबको कि छुट्टी होगी अब जाओ, बट फिर भी बेल का यूज़ करते हो, क्योंकि क्या होता है, सॉलिड क्या है, ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है इन लिक्विड, इन गैसियस, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन कवर हो गए? एक तो वैक्यूम का पता लग गया। अब देखो, वैक्यूम में साउंड तो ट्रैवल नहीं करती, बट वैक्यूम में लाइट ट्रैवल करती है। तो देखिए, लाइट वैक्यूम में एक क्वेश्चन, स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, एग्जाम्पल दे सकते हैं आपके, फिर बताओ किस में साउंड ट्रैवल ज़्यादा करती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिलेटेड टू साउंड? साउंड से रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टी है? फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, या इनमें से कोई भी नहीं? दोनों साउंड की प्रॉपर्टीज है, फ्रीक्वेंसी भी एंड एम्पलीट्यूड भी। फ्रीक्वेंसी आपकी जैसे कि ये है, कितने यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा पर सेकेंड, तो वो आती है फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड आता है एक क्रस्ट एंड ट्रफ का हाइट कितनी है, तो ये दोनों रिलेटेड आती हैं आपकी साउंड की, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं, देखते हैं। लाउडनेस ऑफ ए साउंड, देखो एक किया हमने कि फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड से मेज़र होती है या फ्रीक्वेंसी से? लाउडनेस जो है वो मेज़र होती है एम्पलीट्यूड से, ठीक है, समझ गए। और फ्रीक्वेंसी से मेज़र होती है पिच, ठीक है। पिच मेज़र होती है किससे? फ्रीक्वेंसी से, और लाउडनेस एम्पलीट्यूड से। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चन है, ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये इस तरीके से प्रिपेयर किए हैं कि जो आपके लास्ट ईयर जो भी 10th मतलब जो भी एचपीटैट है, उसमें जो भी 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो देखिए, above dash dB द साउंड बिकम फिजिकली पेनफुल। कितने above की साउंड क्या होगी हमारे लिए अच्छी नहीं होती? तो देखिए, नॉइज लेवल, देखो 30 जो डीबी की वैल्यू होगी वो लीफ, रसलिंग, सॉफ्ट म्यूजिक की होगी। 42 होगी एवरेज होम नॉइज। 60 नॉर्मल कन्वर्सेशन। फिर आपका आ गया 70, क्या आ जाएगा? ऑफिस नॉइज। फिर नेक्स्ट जो आता है आपका 75 वैक्यूम क्लीनर। 80 जो देखो सिग्नल है डेंजर का, इसके बाद जो साउंड होगी वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। जैसे कि 90 to 95 ये क्या होगी? शाउटेड कन्वर्जेशन, ठीक है। अब 96 to 100 ये क्या होगी? टीवीएक्स मोटरसाइकिल। इससे ज़्यादा जो भी साउंड होगी वो आपको पेनफुल कर सकती है। तो देखिए, किससे ज़्यादा बोला गया है? 80 dB, और ये क्वेश्चन आपको आया है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड। एम्पलीट्यूड अगर लार्ज होगा तो साउंड कैसे होगी? अभी हमने टेबल डिस्कस किया, डीबी की वैल्यू क्या थी? कम थी, तो साउंड सॉफ्ट थी, हम सुन पा रहे थे। जैसे ही लाउड हुई तो हम नहीं सुन पाते। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउड होगी साउंड, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो साउंड भी लाउड स्लो होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नंबर ऑफ ए वाइब्रेशन मेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। देखिए अभी क्या हमने, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अभी हमने समझा था। देखिए यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेशन हो रही है, वेव्स मूव कर रही हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड में कितनी मूव की, उससे किससे मेज़र किया जाता है, उससे मेज़र किया जाता है फ्रीक्वेंसी से। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, अब लाउडनेस एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी पिच से रिलेटेड है। ठीक है, नॉइस तो आपको पता है, साउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे एग्जाम्पल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी इट्स मीन जो वैल्यू है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की, वो बहुत लो थी, उसको बहुत टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में, तो वो आ गई लो फ्रीक्वेंसी। तो किसकी होती है, वो आ गया आपके लॉइन की। विसल की भी क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी। बर्ड्स की भी होगी हाई, चिल्ड्रन की भी होगी हाई फ्रीक्वेंसी। देखिए ना, आप इसको समझ सकते हो, फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं पिच से, जिसकी तीखी आवाज़ होती है, तो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी। ठीक है, यानी पिच हाई है तो फ्रीक्वेंसी हाई है, और जिसकी पिच सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट मतलब आवाज़ तो ज़्यादा होगी बट सॉफ्ट होगी, तो जैसे कि आपका लॉयन आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, चिल्ड्रन, मैन एंड वुमेन, किसकी साउंड ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो चिल्ड्रन की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद वुमेन्स की। ठीक है, फिर आती है आपकी मेल की, तो सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन, वुमेन एंड मैन। ठीक है, तो देखा होगा बच्चों की आवाज़ कितनी तीखी होती है, फिर वुमेन्स की होती है, मैन की क्या होती है, मोटी आवाज़ होती है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ह्यूमन कैन हियर साउंड रेंज। ह्यूमन किस रेंज तक साउंड सुन सकते हैं। देखिए बिलो जो 20,000 से 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, तो इसे बोलते हैं हम इंफ्रासाउंड। ठीक है, जो एबव या 20 to 20,000 होती है, उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा, जैसे कि आपका आ गया अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है। फिर बिलो जैसे कि अर्थक्वेक की, जैसे कि जो डेंजरस चीज़ें होती हैं उनकी होती हैं। जो हम साउंड सुन सकते हैं वो आती है आपकी 20 to 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वॉइस ऑफ द मैन इज हैवियर कंपेयर टू वुमेन बिकॉज, देखो अभी किया हमने, वॉइस मैन की क्या होती है, हैवी होती है। ठीक है, तीखी पिच कम है पर साउंड हैवी होती है, वुमेन की कम होती है। क्यों, क्योंकि जो मेल का वोकल कॉर्ड है वो लॉन्गर होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्ट नहीं हो रही इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कौन सा होगा, पॉन्ड वाटर, टैप वाटर, लेमन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। देखिए इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट होगी जब उसमें आयंस होंगे। अब देखिए जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें आयंस अब क्या किया जाता है, ख़त्म कर दिए जाते हैं, तो डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर है। पर पॉन्ड वाटर में भी आयंस होते हैं, टैप वाटर में भी आयंस होते हैं, लेमन तो एसिड होता है तो अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, कैसा इफेक्ट शो करेगा, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, सारे ही इफेक्ट क्या इलेक्ट्रिक करंट शो करता है, तो ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड कंडक्टर, अभी हमने पढ़ा था, जिसमें आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मूव करेंगे, वो गुड कंडक्टर होता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, या आप बोल सकते हो इंसुलेटर, जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है, कॉटन एंड ब्रिक, ये क्या है, बैड कंडक्टर है। तो स्टील क्या है, गुड कंडक्टर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किससे बेसिस पे है, हीटिंग इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है, फिजिकल इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। देखिए आपको पता है ये सारे इफेक्ट किस में होते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो बस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या जाता है कि एक मेटल है उसके ऊपर कोडिंग करी जाती है, तो कोडिंग जो की जाती है वो क्या आता है, केमिकल इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, किसके केस में, सॉलिड के केस में, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तभी तो कोई देखो मेटल्स है, वायर्स होती हैं, वायर के थ्रू आपके घर में करंट आता है, तो उसमें करंट आता है, किस क्या फ्लो हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट आता है आपका, ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड।
मेटल आर्टिकल। इनमें से कौन सा यूज़ नहीं किया जाता इलेक्ट्रोप्लेटिंग में? देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वो मेटल यूज़ किया जाता है जो क्या है, लेस रिएक्टिव होगा। लेस रिएक्टिव कौन होगा? जो क्या करेगा, इसी मतलब रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो लेस रिएक्टिव आपका जो रिएक्ट करेगा, इसमें क्या बोला गया है, नॉट यूज्ड। तो सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए कोडिंग ए डिपॉजिंग ए आयरन ऑफ ए प्रोटेक्ट टू कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए रस्ट। देखिए, आयरन आर्टिकल है, उसके ऊपर ब्राउनिश शेड हो जाती है, किसकी वजह से होती है, कोरोजन की वजह से। और जो ब्राउनिश लेयर है उसे बोला जाता है रस्ट। ठीक है, तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। ठीक है, तो उस पर क्या कोडिंग की जाती है कि उसमें रस्ट ना हो, तो उसमें कोडिंग की जाती है जिंक। जिंक क्या है, लेस रिएक्टिव आता है। जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसकी कोडिंग की जाती है हाई रिएक्टिव मेटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेम द साइंटिस्ट विच डिस्कवर द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने केमिकल इफेक्ट के बारे में बात की थी। वो आते हैं आपके विलियम निकोलसन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज बी। कैसा होता है, पिक्चर के थ्रू देखते हैं। देखिए, ये आता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो, कोई चीज़ दिखती है तब दिखती है जब उस पर लाइट पड़ती है, और जो वो लाइट आपके ऊपर पहुंचती है तो आप देख सकते हो। तो देखिए, लाइट जब किसी, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे ऑब्जेक्ट पड़ी इंसिडेंट रे, और वो एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन, उससे रिफ्लेक्ट हुई और आप चीज़ों को देख पाते हो। तो देखना, ये दोनों एंगल सेम होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। ये इसमें की बात किस में की गई थी, इसकी बात की गई थी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो देखेंगे, हमसे बस ये पूछा गया था एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसा होता है, तो ये ऑलवेज भी इक्वल टू रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इमेज फॉर्म बाय द मिरर लेफ्ट हैंड ऑब्जेक्ट टू राइट हैंड इज कॉल्ड। इमेज फॉर्म होती है राइट टू लेफ्ट, उसे क्या बोला जाता है। देखिए, ये मिरर है, यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट, लेफ्ट हैंड राइट दिखाई देता है, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन। जब हमें राइट हैंड लेफ्ट दिखा देगा, लेफ्ट हैंड राइट दिखाई देगा, तो उसे हम बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी ए थिंग्स आउटसाइड। आउटसाइड को थिंग को देखने के लिए कौन सा यूज़ किया था, पेरिस्कोप या कैलिस्कोप। देखिए, पिक्चर के थ्रू देखते हैं। ये आता है आपका पेरिस्कोप, ये आता है आपका कैलिस्कोप। पेरिस्कोप जैसे कि पनडुब्बी वगैरह होती है, वहाँ पे देखो निकला है और ये बाहर की चीज़ें देख पा रहा है आउटसाइड की। और कैलिस्कोप ये मल्टीपल पिक्स देखने में हेल्प करता है। जैसे कि ये बॉक्स बनाया है, इसके अंदर ट्रायंगल टेप शेप का बनाएंगे, और जितनी बार देखेंगे हम इससे, तो शेप हमें डिफरेंट ही दिखेगी। तो अभी हमसे सिर्फ ये पूछा गया था, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी थिंग्स आउटसाइड कॉल्ड, उसको बोला जाएगा पेरिस्कोप। ठीक है, कैलिस्कोप में क्या है, बहुत ज़्यादा इमेजेस दिखाई देती हैं, इसलिए यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ह्यूमन आई साइज ऑफ ए प्यूपल कंट्रोल बाय। ह्यूमन आई का जो साइज है प्यूपल का, कौन कंट्रोल करता है, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस एंड प्यूपल। अब पहले इसको ना पिक्चर के थ्रू देखते हैं, इससे हम देखो बहुत क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे इस क्वेश्चन से ही। देखो पिक्चर में देखते हैं, ह्यूमन आई है, कॉर्निया ये लेंस है, ये क्या काम करता है, देखो इसको ये बोला जाता है डोनेटिंग पार्ट। कंट्रोल करता है कि फोकस हो जाए लाइट का इन आई में और रेटिना में, इमेज बन जाए। देखो प्यूपल, ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ना, ये आता है प्यूपल, और ये कंट्रोल करता है, ओपनिंग सेंटर है आइरिस का एक, तो ठीक है सेंटर पॉइंट है, और अलाउ करेगा लाइट को पास करने में ताकि रेटिना में इमेज बन जाए। ठीक है, और देखो ये ग्रीनिश से लेयर दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं आइरिस। तो ये जो आइरिस है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एक तो कलर पार्ट ऑफ ए आई होता है। अब बोले दिखते हो ना आप कि किसी का कलर कैसा है, किसी का कलर कैसा है, किसकी वजह से, आइरिस की वजह से। और ये कंट्रोल करेगा प्यूपल का साइज को, और ये कंट्रोल करेगा कितनी अमाउंट ऑफ ए लाइट एंटर जाएगी,
रेटिना में इमेज बनती है, ठीक है, ये तो समझ आ गया। ये है रेटिना, यहाँ पे इमेज बनती है। तो इमेज जब रेटिना पे बनेगी तो किसके थ्रू जाएगी? प्यूपल में जाएगी, ठीक है, प्यूपल से जाएगी। और कॉर्निया क्या करेगा? कंट्रोल करेगा लाइट कैसे जाएगी, लाइट की एंट्री, ठीक है। तो यहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पूरा आई का कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, देखो इससे एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, कलर से, साइज, अमाउंट ऑफ ए लाइट, डोनेटिंग पार्ट से भी बनता है, कंट्रोलिंग फंक्शन एंड लाइट से भी बनता है, इमेज से भी बनता है, ओपनिंग सेंटर ऑफ ए आइरिस, एंड ये सारे क्वेश्चन है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन बन गए इसे। तो 8 क्वेश्चन आपके सिर्फ इतनी सी जगह से कंप्लीट हो गए। तो समझिएगा, देखिए समझ गए, पिक्चर भी देख ली। अब देखो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ह्यूमन आई साइज ऑफ ए प्यूपल कंट्रोल बाय, किससे कंट्रोल होता है? आइरिस से, ठीक है। साइज कंट्रोल करता है ना कि एंटर कर जाए लाइट। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट अबाउट ए कोन्स? कोन्स के बारे में क्या करेक्ट है? देखिए, क्रोन सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के, कोन डिम लाइट के सेंसिटिव होते हैं, रॉड सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के, रॉड सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के। देखिए, जो कोन्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट से, ठीक है। जो भी डेज में, दिन में जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, लोग बोलो, जानवर बोलो, एनिमल्स बोलो, ठीक है, उनमें कोन्स ज़्यादा होते हैं, कोन सेंसिटिव होते हैं। और रॉड्स क्या होते हैं? वो लाइट सेंसिटिव। ये भी करेक्ट है, ठीक है, बट हमसे पूछा गया था कि कोन्स सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट से। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेटिना ऑफ ए आई द एरिया हैविंग नो सेंसरी सेल इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा? देखिए, रेटिना में आपको पता है इमेज बनती है, बट जब नो सेंसरी सेल होगा, एरिया जब नो सेंसरी सेल हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? देखो ये आता है, देखो जब आप किसी एक पॉइंट पे फोकस करते हो, माना ये प्लस पॉइंट है, ठीक है, इस पर आप काफ़ी देर तक फोकस करोगे तो आपको सिर्फ ये राउंड दिखेगा, इसकी शेप दिखना बंद हो जाएगी क्योंकि फोकस हो जाएगा ना उस चीज़ पे। तो क्या आ जाएगा? ये इसे बोला जाएगा ब्लाइंड स्पॉट। जब आपको कोई चीज़ एक ही पॉइंट पे दिखे, आपको पता नहीं लग रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वही फोकस बना के करोगे चीज़ें तो कुछ भी आगे पीछे का नहीं दिखेगा। तो इसने फोकस बनाया तो इसको जो प्लस साइन था वो भी राउंड दिख गया। तो वो पॉइंट कहाँ पे आता है? जब ऐसा हो जाता है तो वो पॉइंट बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आइज़ को हेल्थ रखना हमारा काम होता है, बट आइज़ अगर हेल्दी ना रही तो क्या होता है? देखिए, ह्यूमन आई है, उसको विटामिन ए की कमी अगर हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है, मतलब दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ना, जैसे कि आप विटामिन ए रिच फूड खाओ जिनको भी आइज़ की प्रॉब्लम होती है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An owl can see clearly at a night but not a day because, देखिए, उल्लू है वो नाइट को देख सकता है। ऐसा क्या होता है उसमें कि वो रात को देख सकता है और हम लोग दिन को नहीं रात को नहीं देख पाते, दिन को देख पाते हैं। वो दिन को अच्छे से नहीं देख पाता है क्योंकि जो ओल होते हैं, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, कोन्स एंड रॉड्स। कोन्स क्या होते हैं? ब्राइट लाइट सेंसिटिव होते हैं, और रॉड्स होते हैं डिम लाइट सेंसिटिव। तो जो रात के लोग होंगे, इट्स मीन उसमें रॉड क्या होंगे? अच्छे डेवलप होंगे, और कोन्स क्या होंगे? कम होंगे। तो देखिए, मोर रॉड्स एंड फ्यू कोन्स, ठीक है। अगर ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं? ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं? मोर कोन्स होते हैं, लेस रॉड्स होते हैं, कि तभी तो वो क्या होते हैं? लाइट सेंसिटिव होते हैं, लाइट की चीज़ों को देख पाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परसिस्टेंस पावर ऑफ ए आई क्या होती है? मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो, कितने टाइम में हमारे माइंड तक पहुंच रही है, कितने टाइम में हमारी पिक्चर बन रही है, वो रेंज कितनी आती है? वो रेंज होती है 1 to 16 सेकेंड, ठीक है। इतने कम टाइम में इमेज बन जाती है और हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड नॉर्मल आई। देखिए, आप बुक पढ़ते हो, एक रेंज तक आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर रेंज अप डाउन कर दे, अगर बहुत ही नज़दीक आप किताब को रख लो तो देखना आप पढ़ नहीं पाओगे, या बहुत दूर रखोगे तब भी नहीं ढंग से देख पाओगे। तो नॉर्मल जो डिस्टेंस होता है, जब कोई चीज़ अच्छे से दिख जाए तो वो आता है आपका 25 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बैंड ऑफ ए 7 कलर इज कॉल्ड। बैंड है 7 कलर का। देखिए, वाइट लाइट है, इसमें 7 कलर होते हैं,
तो इस जो बैंड को है क्या बोला जाता है? बैंड को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। वेरियस कलर, इतने कलर देखते हैं ना हम, विवी ग्रो से याद करते हैं। विवी ग्रो से, वी से वायलेट, देखो यहाँ पिक्चर में देख लेंगे, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ग्रीन से वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड रेड। इससे याद रखोगे विवी ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल एड। देखिए, जो पर्सन देख नहीं सकते तो उनके लिए एड्स जरूरत के समान बांटा गया है 2 कैटेगरी में। एक आ गया आपका ऑप्टिकल और एक आ गया आपका नॉन ऑप्टिकल। अब देखिए पिक्चर में देखते हैं ऑप्टिकल एड्स, जैसे कि आपका लेंसेज यूज़ किए, ठीक है, करेक्ट किया चीज़ों को, वो आ गया आपके ऑप्टिकल, जैसे कि लेंसेज, बाइफोकल लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज, मैग्नीफायर, टेलीस्कोप। नॉन ऑप्टिकल जैसे कि उन चीज़ों को उनको प्रोवाइड करवाई चीज़ें वैसी, ठीक है, जैसे कि ऑडिटरी एड, टेक्चुअल एड, आपकी इलेक्ट्रॉनिक एड आ गई, आपकी विजुअल एड आ गई। तो इस टाइप की जो चीज़ें यूज़ की गई तो ये थी जो पर्सन नहीं देख सकते, ठीक है, उनके लिए यूजेस। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नॉन ऑप्टिकल एड, तो ऑप्टिकल एड टेलीस्कोप, ठीक है, विजुअल एड, टेक्चुअल एड, ऑडिटरी एड, ये सारे किस कैटेगरी में आ गए? नॉन ऑप्टिकल एड में, ठीक है। तो इसके साथ हो गया आपका कंप्लीट सेक्शन किसका? फिजिक्स सेक्शन 8th क्लास का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम एनवायरनमेंट सेक्शन करेंगे और जो आज हमने डिस्कस किया उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ नहीं ओपन होती तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जो कि सेम नेम से है, केएस विद्यापीठ के नाम से। वहाँ पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें और मोटिवेट करते हैं बेहतर काम करने के लिए। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आजकल कोरोना काल चला है तो वैक्सीन ज़रूर लगाइएगा। घबराइए मत कि वैक्सीन से हमें ये होगा वो होगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप एक दिन रेस्ट कर लोगे तो आप नेक्स्ट से ठीक हो जाओगे। जैसे कि जब मैंने वैक्सीन लगाई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं तो नेक्स्ट क्या, बिल्कुल भी पेन नहीं हुई, मैं तो प्रॉपर काम कर पाई। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, हो जाएगा ठीक, पर वैक्सीन ज़रूर लगा लीजिएगा। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।